तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि कौन जलवायु का मानव जनित विकिरणकारी बल है। तो देखिए ई ऑप्शन। तो एरोसोल जलवायु के एक महत्वपूर्ण मानव जनित विकिरणकारी बल का प्रतिनिधित्व करता है। सामूहिक रूप से एरोसोल ब्लॉक और विकिरण के एक हिस्से को प्रतिबिंबित और अवशोषित करते हैं। एरोसोल सामान्य रूप से गैस में द्रव या गैस में ठोस का मिश्रण होता है। सूर्य से पृथ्वी पर सौर ऊर्जा विकिरण प्रक्रिया द्वारा आता है। पृथ्वी पर सभी जीवाश्म ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है। एरोसोल प्रदूषण, जिसमें हवा में निलंबित ठोस और तरल कण होते हैं जो जाने वाली धूप को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विकिरण बल जो है इस बात का माप है कि पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली का ऊर्जा संतुलन कैसे प्रभावित होता है। नेक्स्ट, फिर खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों को श्रेणियों में क्यों बांटा गया है। सी ऑप्शन, पोषी स्तर बनाने के लिए। पोषी स्तर बनाने के लिए खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों को श्रेणियों में बांटा गया है। पोषी स्तर बनाने के लिए खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों को श्रेणियों में बांटा गया है। पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला के भीतर के स्तर है, जहां एक जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, और यह ऊर्जा स्तर इस बात पर निर्भर करती है कि जीव उत्पादक जो है उपभोक्ता है या अपघटक। ठीक है, खाद्य श्रृंखलाओं में पोषी स्तर की संख्या 3 से 5 तक होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला का क्रम होता है, उत्पादक होता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, जिसे हेर्बिवोर्स कहते हैं। उसके बाद होता है माध्यमिक उपभोक्ता यानी प्राथमिक मांसाहार। उसके बाद होता है तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है, यानी माध्यमिक मांसाहार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि लोहे का संक्षारण होकर किस रंग का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ई ऑप्शन। तो लोहे का संक्षारण होकर भूरे रंग का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मौलिक लोहे और उनके मिश्र धातुओं जैसे स्टील के क्षरण को जंग लगना कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि लोहे का क्षरण जो है एक प्रक्रिया की ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। फिर है कि CIS पॉली आइसोप्रीन किस रबर में मौजूद होता है। ए ऑप्शन, हेविया रबर में। तो देखिए यहाँ पे है पॉली आइसोप्रीन हेविया रबर में मौजूद होता है। ट्रांस पॉली आइसोप्रीन ये जो है गोयले रबर और पर्चा रबर में मौजूद होता है। ठीक है, रबर जो है हिविया ब्रेसिलिनेसिस नामक पौधे के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, रबर को कठोर बनाने के लिए इसकी अभिक्रिया सल्फर से कराई जाती है। ठीक है, रबर का वल्कनीकरण प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और लोचदार रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115 जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात के नियम के संबंध में क्या कहा है। 115 का बी ऑप्शन, एक दिए गए यौगिक में हमेशा तत्वों का समान अनुपात होता है। भार के अनुसार भी तत्वों का अनुपात सदैव समान होता है। जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात के नियम के संबंध में कहा है कि एक दिए गए यौगिकों में हमेशा तत्वों का समान अनुपात होता है। भार के अनुसार भी तत्वों का अनुपात समान होता है। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने प्रयोगात्मक रूप से एक यौगिक में मौजूद तत्वों की संरचना के बारे में काम किया है। तो उन्हें पता चला कि उनके द्वारा जो है किए गए नमूनों के लिए समान है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 फिर है कि उपसर्ग योक्टो ऑटो के लिए क्रमशः गुणज क्या है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 116 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए
यहाँ पे योक्टो यानी y बराबर होगा 10 के पावर माइनस 24 और ऑटो यानी a बराबर 10 के पावर माइनस 18। तो यहाँ पे होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करें तो चूँकि यहाँ पे होता है कि फैमटो बराबर होता है 10 के पावर माइनस 15, पीको बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12। ठीक है, नैनो बराबर 10 के पावर माइनस 9, माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6, मिली बराबर 10 के पावर माइनस 3 और सेंटी बराबर 10 के पावर माइनस 2, डेसी बराबर होता है 10 के पावर माइनस 1, डेका बराबर 10 के पावर 1, डेका बराबर 10 के पावर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117 है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य किस कण से बना होता है? तो बी ऑप्शन परमाणु। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य कण परमाणु से बना होता है। परमाणु जो है तत्व का सबसे छोटा कण है। परमाणु वर्तमान में जो है अविभाज्य है। परमाणु के जो है 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु जीवन की मूलिकाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। तो 118 का जो होगा तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है सिग्मा आइसोटोप की प्रचुरता। ठीक है, आइसोटोप की प्रचुरता गुने आइसोटोप का द्रव्यमान। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको औसत परमाणु द्रव्यमान 99.69 इंटू 14.0031 प्लस 0.39 इंटू 15.0001। इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 14.0071, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए 119 कहता नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया संतुलित प्रतिक्रिया के रूप में गिनी जाती है? 119 का बी ऑप्शन क्या होगा? 4Al + 3O2 यानी 2Al2O3 एक संतुलित प्रतिक्रिया है। ठीक है, और बाकी देखें तो सही संतुलित समीकरण होगा 2H2 + O2 यानी 2H2। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा MgOH के होल 2 + 2HNO3 हो जाएगा MgNO3 के होल ट्वाइस और प्लस में 2H2। ठीक, N2 + 3H2 2NH3। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए कहता ए और बी 2 विलयन है जो मिश्रित परिणामी विलयन की मोलरता की गणना करें। तो यहाँ पे मोलरता बराबर होता है M1V1 + M2V2 बाय V1 + V2। तो M1V1 यानी ये हो जाएगा 1.3 इंटू 100 प्लस 0.8 इंटू 500। ठीक है, नीचे में हो जाएगा 100 + 500 यानी 530/600, यानी ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 0.883 मोल पर लीटर, यानी बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बंधन सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्मित 2 परमाणुओं के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है? सी ऑप्शन हाइड्रोजन बंधन। तो हाइड्रोजन बंधन जो है सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्मित 2 अणुओं के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि पाई बॉन्ड में क्या शामिल होते हैं? पाई बॉन्ड में तो बी ऑप्शन। देखिए पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग शामिल होते हैं। ठीक है, सिग्मा बंधन को सबसे मजबूत प्रकार के सहसंयोजक बंधन के रूप में संदर्भित करता है। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच के अंतर जो है तो देखिए सिग्मा बॉन्ड में यदि देखें तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स शुद्ध पर संकर हो जाते हैं। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स को जो अनहाइड्राइड किया जाता है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड मजबूत होते हैं, इनमें उच्च बंधन ऊर्जा होती है। पाई बॉन्ड में ये बंधन अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123 फिर है कि कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार वाले लवण का जलीय घोल जो है क्षारीय क्यों होता है? तो ई ऑप्शन। तो कमज़ोर एसिड और मजबूत लवण का जलीय घोल आयनिक हाइड्रोलिसिस के
कारण क्षारीय होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर उदासीन लवण बनाता है। प्रबल अम्ल निर्बल क्षारक बनके क्षारकीय लवण बनाता है। कमजोर अम्ल और प्रबल क्षारक ये जो है क्षारीय लवण। नेक्स्ट फिर SnCl2 प्लस FeCl2 SnCl4 प्लस 2Fe किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? सी ऑप्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, और यहाँ पे हो रहा है अपकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात ऑक्सीकरण और अपचयन, तो ऑक्सीकरण जो है इलेक्ट्रॉन खोता है और अपचयन जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है और अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 125 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देता है जिससे पदार्थ पर्यावरण में स्थानांतरित हो जाता है? ए ऑप्शन, तो ये है मीथेनोजेंस। ठीक है, तो जुगाली करने वालों की डकार में और मनुष्यों में जो पेट फूलने में मीथेनोजेंस जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रकृति में व्यापक है और कीचड़, सीवेज और जानवरों के रुमेन में पाए जाते हैं। तो इस तरह जो है इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन। 126 देखिए, 126 है कि वो एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता, वह है बी ऑप्शन, सेंट्रोसोम। तो एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता, वह सेंट्रोसोम। ठीक है, पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम की कमी होता है जबकि पशु कोशिकाओं में यह पाई जाती है। ठीक, अब देखिए कि पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और अन्य विशिष्ट प्लास्टिक के साथ साथ एक बड़े केंद्रीय रिक्तिका का अभाव होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में यह पाया जाता है। नेक्स्ट 127 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 127 का सी, तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है जो जानवरों की कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, यह कथन सत्य नहीं है। तो पौधे की कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक अनुपस्थित होता है। यही कारण है कि वनस्पति तेलों को कोलेस्ट्रॉल मुक्त जो है माना जाता है। पादप कोशिका और पशु कोशिका को यदि देखें तो पादप कोशिका में चौकोर या आयताकार होता है कोशिका का आकार, और पशु कोशिका में जो है कोशिका का आकार गोल होता है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है जबकि पशु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ठीक है, पादप कोशिका में प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली उपस्थित होता है, वहीं पशु कोशिका में भी उपस्थित होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका पादप कोशिका में उपस्थित होता है और पशु कोशिका में भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट फिर है एरिथ्रोसाइट का आकार कैसा होता है? ई ऑप्शन, तो देखिए एरिथ्रोसाइट का आकार द्विअवतल होता है। एरिथ्रोसाइट का आकार कैसा होता है? तो द्विअवतल होता है। एरिथ्रोसाइट के प्रकाश झिल्ली के परिधीय में प्रोटीन आंतरिक सतह पर स्थित होते हैं और एक जो है फाइब्रिलर झिल्ली कंकाल बनाते हैं जो एरिथ्रोसाइट के द्विअवतल आकार को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य फेफड़ों और जो ऑक्सीजन लेना और अब हमारे मुंह पूरे शरीर में पहुंचाना है। 129 है ग्लाइकोफोरीन किस बीमारी में शामिल है? ई ऑप्शन, तो देखिए ग्लाइकोफोरीन जो है मलेरिया बीमारी में शामिल है। ग्लाइकोफोरीन प्रोटोजोआ द्वारा उपयोग किया जाने वाला रिसेप्टर है जो मलेरिया के कारण होता है। यह प्रोटोजोआ को रक्त कोशिकाओं में प्रवेश का मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में कौन सा वर्णक प्रमुख रूप से शामिल है? तो बी ऑप्शन, क्लोरोफिल बी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में क्लोरोफिल बी वर्णक प्रमुख रूप से शामिल है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। ठीक है, अब देखिए नीले तथा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। प्रकाश का नीला रंग अधिकतर क्लोरोफिल ए द्वारा अवशोषित होता है। क्लोरोफिल बी एक वर्णक है जिसका रंग पीला होता है।
131 है कि जेल में डीएनए, ठीक है, डीएनए अणुओं को देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन एथिडियम ब्रोमाइड का। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीक में जेल पर डीएनए अणुओं को देखने के लिए जो है एथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एमआरएनए में निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडन है? तो सी ऑप्शन एजीजी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एमआरएनए में स्टॉप कोडन एजीजी होता है, ठीक। एजीजी और एजीए को आर्जिनिन के बजाय स्टॉप कोडन के रूप में पढ़ा जाता है। और आरएनए मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है जो सूचना प्रबंधन करता है। फिर है कि पैराथायरॉयड ग्रंथि में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो बी ऑप्शन मुख्य कोशिकाएं और ऑक्सीफिल। पैराथायरॉयड ग्रंथि में मुख्य कोशिकाएं और ऑक्सीफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 134, ऑक्सीफिल कोशिकाएं यौवन की शुरुआत में दिखाई देती हैं। 134 है कि मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। रक्त अवधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त या रक्त उत्पादों की अंतःशिरा द्वारा प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह 135 का होगा ए ऑप्शन ए बी निगेटिव। तो ए बी निगेटिव सबसे दुर्लभ रक्त समूह है, ठीक है। नेक्स्ट 136 है एडीएच क्या है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए एडीएच का कार्य जल का अवशोषण बढ़ाना है, ठीक है। एडीएच का मतलब एंटीडायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। यह जो है किडनी को बताता है कि कितना पानी संरक्षित करना है और यह पानी के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। और यह मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में संग्रहित होता है। फिर है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण जोड़ों की सूजन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन गाउट कहा जाता है। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण जोड़ों की सूजन को गाउट कहा जाता है, ठीक है। यदि आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिया एसिड रहता है तो इसे हाइपर यूरिसीमिया होता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन में आवेगों के संचरण का सही मार्ग निम्न में से कौन सा है? बी ऑप्शन। तो एस ए नोड ए वी नोड, ठीक है। SHIS पुरकिंजी फाइबर का बंडल। तो हृदय की धड़कन में आवेशों के संचरण का सही है एस ए नोड, फिर ए वी नोड, HIS पुरकिंजी फाइबर का बंडल। नेक्स्ट, फिर है कि कोलेसिस्टोकिनिन निम्न में से किसको उत्तेजित करता है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को उत्तेजित करता है, ठीक है। तो यह यकृत द्वारा स्रावित पित्त को केंद्रित और संग्रहित करता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 140 है कि अग्नाशय कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन पेट के पीछे। तो अग्नाशय पेट के पीछे है। अग्नाशय लगभग 6 इंच लंबा होता है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। इससे सिर के शरीर और पूंछ में डुबाया जाता है। यदि वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है तो त्वरण कैसे भिन्न होता है? तो ए ऑप्शन रैखिक रूप से। यदि वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है तो त्वरण जो है रैखिक रूप से भिन्न होता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन को दर का त्वरण कहते हैं। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देता है, ठीक है। वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है जिसका अर्थ होता है v बराबर u प्लस ई टी। देखिए वेग को विभेदित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 है कि ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति में किस स्थिति में डोरी में तनाव न्यूनतम होता है? तो ए ऑप्शन उच्चतम स्थिति में। तो अर्धवृत्ताकार गति में उच्चतम स्थिति पर जो है डोरी में तनाव न्यूनतम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है वृत्ताकार पथ पर वस्तु के गति में निम्नतम बिंदु पर वेग सर्वाधिक तथा उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम होता है,
ठीक है। 143 भारहीनता का अनुभव करने वाली किसी वस्तु के लिए क्या सत्य है? तो बी ऑप्शन, इसमें जड़त्व होता है। ठीक है, भारहीनता का अनुभव करने वाले जो है किसी व्यक्ति के लिए यह सत्य है कि उसमें जड़त्व होता है। वस्तु का भार mg बराबर 0। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं है जहाँ भारहीनता के कारण प्रभावी कारण शून्य है। वस्तु का द्रव्यमान इसलिए हमेशा इसमें जो है जड़त्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 143 144 कहता किसी भी पदार्थ के पिघलने के लिए सही कथन का निम्न में कौन सा है? तो 144 का बी ऑप्शन। तो किसी भी पदार्थ के पिघलने के लिए सही कथन है कि इसमें पदार्थ को ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पिघलना या वाष्पीकरण जैसी प्रक्रिया में जहाँ अवस्था परिवर्तन होता है, तापमान नियत रहता है, केवल वस्तु को ऊष्मा प्रदान की जाती है। ठीक है, पिघलना स्थिर तापमान पर ठोस या तरल में रूपांतरण होता है। फिर है कि यदि किसी समान आयाम के दो पल्सों में से प्रत्येक में 2 जूल ऊर्जा है, तो जब वे स्ट्रिंग को पूरी तरह से सीधा बनाते हुए एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो सिस्टम की ऊर्जा क्या होगी? 145 का होगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ठीक है, उस क्षण जो है ऊर्जा 2 + 2 यानी 4 जूल होगी। किसी वस्तु की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से कौन जो है एक पारदर्शी जो अपवर्तक माध्यम का एक भाग है, एक गोलाकार सतह और दूसरी समतल सतह से घिरा है? 146 का होगा सी ऑप्शन, लेंस। तो लेंस एक पारदर्शी अपवर्तक माध्यम का एक भाग है जो गोलाकार सतहों से एक गोलाकार सतह और दूसरी समतल सतह से बंधा होता है। लेंस जो है 2 प्रकार के होता है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। दूसरा होता है अवतल लेंस या अपसारी लेंस। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 147 कमरे के तापमान पर अर्धचालकों में निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? ए ऑप्शन। तो कमरे के तापमान पर अर्धचालकों में वैलेंस बैंड आंशिक रूप से खाली और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है कि पृथ्वी को चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है? तो 148 का बी होगा। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर झुकाव का कोण 90 डिग्री है क्योंकि चुंबकीय सुई पर उत्तरी ध्रुव का आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। ठीक है, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर चुंबकीय जो है सुई क्षितिज रूप में इंगित करेगी अर्थात नति कोण 0 डिग्री। नेक्स्ट, फिर है कि बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो 49 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। तो बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के विखंडन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जब 10Ne22 2 अल्फा कणों और एक अज्ञात नाभिक में विघटित होता है तो कौन सा अज्ञात नाभिक बनता है? तो बी ऑप्शन। जब 10Ne22 2 अल्फा कणों और एक अज्ञात नाभिकों में विघटित होता है तो कार्बन नाभिक प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।